और वजीर साहब आप हौसला रखें, आपकी मैंने सारी बात सुनी, आप हौसले से दूसरी की भी बात, जमहूरियत की आप बात करते थे, हमें हौसला है। मैं ये कहता हूं कि अगर आइंदा कोई इस तरह का क्राइटेरिया बना जिसमें इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद होंगे अवार्ड के, तो उनको रेफरेंडम में वोट करने के लिए, और आमरीत के दौर में जिस तरह एमएनए बने वो भी सबको पता था किस तरह एमएनए बने और किस तरह खामोशी से जो जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा आमरीत के 12 साल, उस चीज पे उनका अवार्ड रहता है। वो अगर कोई आइंदा इस तरह का कोई क्राइटेरिया बना तो जरूर देंगे। अच्छा ठीक है, और कुछ और बोलेंगे को तो कोई और बात आपने करनी है मेमन साहब, या मुझे मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? कैसी बातें करें आप लोग? देखें प्रिया, बात यह है कि खान साहब, देखें खान साहब की जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल प्राइड के अंदर, कौम के लिए जो खिदमात है वो अपनी जगह। बात यह है कि जो ये बात मेमन साहब ने की, जिस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की तज़दीक की गई है, उन 170 लोगों की जो ये कह रही थी बाकी 170 सही है इनके अलावा, तो वो उन 170 की सर्विसेज की तज़दीक की गई है कि यानी कि मुल्क और कौम के लिए जिन्होंने सर्विसेज दिए, जिन्होंने जाने दिए, ये उन लोगों की तज़दीक कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी डिक्टेटर के दौर में हम सोए हुए थे, हम सोए हुए नहीं थे। रिकॉर्ड पे मीडिया जानता है कि सड़कों के ऊपर उस आमिर का मुकाबला अगर किया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने किया है। ये तो सारे महलों में बाहर सोए हुए थे। और एनआरओ डीलिंग किसने, अवार्ड तो इनको मिलने चाहिए जिन्होंने अपने लीडर की लाश के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है और उस डिक्टेटर को मेडल देके। जनाब ये सिर्फ आप लोगों के झूठे प्रोपेगेंडाज हैं। अगर वो एनआरओ नहीं आता तो ना ही मुल्क में जमहूरियत आती, ना ही अदलिया बहाल होती, करप्शन के और ना ही मुल्क में इलेक्शन होते। आप लोगों ने, आपके इमरान खान साहब ने तो यूनिफॉर्म के में उनको कबूल किया हुआ था। ये एनआरओ था कि एक डिक्टेटर ने यूनिफॉर्म उतारी, ये एनआरओ था कि मुल्क में इलेक्शंस हुए, अदलिया बहाल हुई, वरना इस तरह की तहरीकें पहले भी बहुत चली हैं। आप लोगों ने कभी जेलें देखी नहीं, आप लोगों की कुर्बानियां बता दें मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां हैं। आपके इमरान खान साहब भाई 15 साल से कोई ऐसी जमात पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो एंटी स्टेटस को जो है जदोजहद कर रही हो। सुने, यहूदी लॉबी के पैसों से आप कब तक तहरीकें चलाएंगे वो भी हम भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लॉबी के जूते चाटते हो। अब देखें अगर आपने हौसले से बात सुनी है मेरी तो मेरी बात सुने चलाएंगे, लेकिन इनके पास कोई जवाब है नहीं। अब ये फुजूल की सब जो है ना बहस कर रहे हैं, प्रोपेगेंडाज में नहीं आएंगे। आपको ये तहरीकें चलानी थी, प्रोपेगेंडा के लाल मस्जिद का वाकया हुआ, आपको तहरीकें चलानी थी तब चलाते जब इमरान, जब ये मोहतरम अकबर बुख्ती साहब को शहीद किया गया तब तहरीकें चलाते, तब सो रहे थे, तब बैंकों में बैठे थे, जमहूरियत के खिलाफ आप लोग जो है वो करते हो। अच्छा, मुझे एक और अवार्ड भी कहा है मेमन साहब ने, उसका जवाब लेने दे। हम किधर से किधर चले गए हैं, इस किस्म के माजिक होने का कोई फायदा नहीं होता। इतराज उठाया गया पॉइंट बाय पॉइंट। जी फरिया, जब इसके पास जवाब कोई नहीं है, अभी पता नहीं किसने इसको वजीर इत्तलात बना दिया, इसको अपनी पार्टी की हिस्ट्री का नहीं पता कि इसकी पार्टी कहां से शरीक चली और कहां से इसकी पैदावार है, किस नर्सरी में ये पले और ये बातें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के दूसरों को। जनाब आपको दुनिया देख रही होती है, कम से कम अपने काउंसलर का क्या भाई, मेरे 15 साल से मैं सियासत कर रहा हूं इस मुल्क के अंदर, असूली सियासत कर रहे हैं हम लोग, हमारी तुम लोगों की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको चलिए आप 15 साल से कर रहे हैं, वो 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ दोनों को सियासत का लब नहीं पता। भाई काउंसलर नहीं सकते बैठ के यहाँ पे बड़े ऐवानों की आराम से तहम्मुल से एक दूसरे की बात करें और जवाब। जाली वोटों और जाली डिग्रियों वाली पार्लियामेंट में तुम्हारे जैसे लोग ही वजीर बन सकते हैं। वजीर साहब, अच्छा मिनिस्टर साहब थोड़ा सा धीमा हो जाए। शेख साहब आप बात कीजिए, ये बात कहीं और जा रही है, इसका फायदा कोई नहीं, समझ भी नहीं आ रही मुझे आप क्या बोल रहे हैं। जी देखें, जैसे शर्जील ने अभी बात की मियां नवाज शरीफ साहब की, मैं उसमें एक आपको दलील देना चाहता हूँ। देखें बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में मोहतरम नवाज शरीफ के साथ एक दस्तावेज़ दस्तखत की और ये बात की दलील थी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को मानती हैं कि वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के रहनुमा हैं और उनकी शेख साहब की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं, वो उसमें फ़िक्र ना कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इस पर कोई बहस नहीं करेंगे। दो बातें मैं आपको, यही एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने अर्ज़ किया है कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इस बात दस्तावेज़ पे दस्तखत करके इस बात को सब्त किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के एक सियासी रहनुमा हैं और उनकी क़यादत को उन्होंने तस्लीम किया। दूसरी बात, अब आप आ जाइए, अब दूसरी बात आइए, आप असल मौक़िफ़ की तरफ, असल मौजू की तरफ आइए। आपने एक नाम, मैं फिर नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी की दिलआज़ारी नहीं करना चाहता। एक अवार्ड ऐसा दिया गया जिन मोहतरमा ने पाकिस्तान की नाम को इतना बुलंद किया है फहाशी में
कि उसके चर्चे सरे ज़द आम हैं और उसके यहाँ नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ और वो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, वो पीपल्स पार्टी का नाम रोशन है। मैं नहीं समझता कि आप इस किस्म के जब फैसले करेंगे तो आपको उन फैसलों से पिजराई होगी। उसमें 2 गलत फैसले करेंगे तो 10 फैसलों को आपके खिलाफ फिर उंगली उठेगी। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था कि शख्सी फैसले नहीं होने चाहिए, इसमें आपको एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जिस पे फिर उंगली ना उठ सके और ऐसे तो हो जो शफाफ तरीके पे अवार्ड दिया जाए। ये बहुत बड़े ऑनर का लेवल से आते हैं नाम, उसके बाद दिया जाता है, लेकिन पर्सनल हम ख्याल से नाम के ऊपर नहीं जा सकेंगे। पहले तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए फरिया कि आया प्रोविंशियल लोगों ने, प्रोविंशियल असेंबलीज ने कौन कौन से लोगों के नाम जो हैं वो उनको आपको रिकमेंड किया। एक ऐसे शख्स का नाम आया। अच्छा शर्जील मेमन साहब, आपसे एक और सियासी, जी बताइए किसका नाम? एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसने इस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को तबाह किया, बर्बाद किया, आपने उसको भी अवार्ड दे दिया। और फिर आपने एक ऐसे शख्स को अवार्ड दिया जिसका किसी किस्म का आपने एक अपने बातों में कहा था फ़रूक एच नाइक। फ़रूक एच नाइक ने जमहूरियत के लिए काम किया होगा, फ़रूक एच नाइक ने पीपल्स पार्टी के लिए काम किया होगा, तो पीपल्स पार्टी ने उनको नवाज दिया। एक दफ़ा उनको आपने फाकी वजीर बना दिया, उसके बाद आपने उनको सेनेट का चेयरमैन बना दिया। तो ये आपकी ज़ाती एक चीज़ थी जिसको आपने उनको यही रुक जाएगा शेख साहब, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। शर्जील मेमन साहब, मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल जरा गौर से सुनिएगा, बात छोड़ दें सियासी मफादात की, सियासी नुक्ताचीनी की, एक दूसरे की पॉइंट्स स्कोरिंग की, इसको सबको छोड़ दीजिए। एक जमहूरियत की रिवायत होती है, एक महजब मुआशरे की रिवायत होती है कि अगर मेरा कोई जानने वाला अवार्ड दे रहा है तो शायद मैं खुद ही उसको ना लूं, या हम नॉमिनेट ही नहीं करते अपने करीबी लोगों को सिर्फ इसलिए, बेशक वो बड़े कॉम्पिटेंट हो, कि तासुर ना जाए। जो मैंने शुरू में कायदे आजम के फरमान की बात की थी कि लगे ना कि आपस में दोस्ती है, शायद इस वजह से अवार्ड दे दिया गया है। क्या आप समझते हैं इस चीज को मद्देनजर रखा गया था? नहीं देखिए, आप किसके लिए बोल रही हैं, मुझे प्लीज आप क्लियर करें। मैं हर शख्स पे बात करने के लिए तैयार हूं, मुझे आप क्लियर करें, क्योंकि मुझे शेख साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आई। मैं तो उन्होंने एक कोई नाम भी लिया, वो शेख साहब ने, मैं आपको किसका नाम लिया? शेख साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, वो कह रहे हैं किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, मगर उन्होंने जनरली बात की थी कि मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, क्योंकि आपस में मिसाक जमहूरियत साइन हो चुका था, अच्छे हालात है, तो फिर अब उसी को आप फॉलो करें और कोई फायदा नहीं है एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने का। ये वाली बात उन्होंने की थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि फारूक नाइक साहब का उन्होंने नाम लिया है, बिलाशुबा कि उन्होंने अच्छी खिदमत दी, मगर पीपल्स पार्टी के लिए खिदमत दी, तो पीपल्स पार्टी अपने तय उनको नवाजे, मुल्क के प्लेटफॉर्म से ना नवाजे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर किसी की शराफत पर, किसी के अच्छे तरीके पर, और जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे, वकालत के फील्ड में, जिस तरह उनका एक अच्छा नाम फारूक नाइक साहब का है, तो उस पर अगर उनको ना सराहा जाए तो मेरे ख्याल से ये अगर क्या उनका सिर्फ एक ही डीमेरिट था कि उनका पीपल्स पार्टी से वास्ता था फारूक नाइक साहब का, या वो सेनेट के चेयरमैन, उनको अवार्ड ना दिया जाए, तो मेरे ख्याल से नाम पीपल्स पार्टी के ना, खाली उनके नहीं है, और भी काफी सारे। प्लीज लेट मी कंप्लीट। बड़ी माजरत के साथ एक बात मैं भूल गया था, माजरत चाहता हूं शर्जील आपसे। फरिया साहबा, मैं माजरत चाहता हूं, इसका भी आप जवाब दें। अगर आपने किसी बात में अवार्ड देना है पीपल्स पार्टी में, तो रजा रबानी थे, रजा रबानी जिसने मेहनत की, जिसने कोशिश की, और पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम लाए 185 जिसको सबने अप्रिशिएट किया था। और उसमें अगर 15 ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी खिदमत सरंजाम दी हैं, और उनका पार्टी से अगर कोई भी रास्ता या वास्ता या कोई करीब रहा है, तो उस बुनियाद पर अगर उनको अवार्ड ना दिया जाए तो ये क्या मेरिट की लताड़ नहीं होगी, क्या ये ज्यादती नहीं होगी? तो मेरे ख्याल से इसको इन तनाजुर में ना लिया जाए। पूछ रहे हैं शेख साहब, क्या रजा रब्बानी साहब का नाम भी था? फिर तो रजा रब्बानी साहब को आपको पता है कि लास्ट ईयर अवार्ड मिला है? शेख साहब को बोले कंफर्म कर लें कि जितने लोग भी, जो लोग इस आईनी इस्लाहती कमेटी में थे, उन सबको अवार्ड्स मिले, जो उसमें मेंबर्स थे सबको अवार्ड मिले। तो ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि रजा रब्बानी साहब, ही वाज हेडिंग ऑफ दैट कमेटी, तो उनको भी अवार्ड मिला है, और जो मेंबरान, कौमी असेंबली के मेंबरान थे, उन सबको वो अवार्ड मिले, सेनेटर्स भी थे उसमें, मिल चुका है, जो रह गए थे उनको अभी मिल। ठीक है, मैं इसका चलती हूँ उमर चीमा साहब के पास। उमर चीमा साहब, क्या तनकीद बराए तनकीद हो रही है, या सिर्फ वाकई किसी बेसिस के ऊपर आप लोग तनकीद कर रहे हैं इस वक्त?
देखिए फ्रिया, मैं आपको यही पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सिविल अवार्ड्स होते हैं ये रिकग्निशन होता है उन लोगों की सर्विसेज का जो डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं, मुल्क के अंदर जो कौम के लिए सर्विसेज होती हैं, नेशनल सर्विस के लिए अंदर जो एक्सेल करते हैं। जब ऐसे लोगों के फहरिस्त में एक NRO ज़्यादा और ऐसे लोग जिनके ऊपर मुल्क को कौम का ख़जाना लूटने पे करप्शन के केसेस हों, सदारती पार्डन के ज़रिए उनको वजीर लगाया गया, ऐसे लोगों को शामिल करके उनकी तस्दीक की जाती है। लिहाजा जो इसका जो क्राइटेरिया मेरिट जो होना चाहिए वो पर्सनल सर्विसेज पे नहीं होना चाहिए, नेशनल सर्विस पे होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगना शुरू हो गया, मगर एक समय आपके पास जी जवाब जी दीजिए। फरिया साहिबा, मैं इसका जवाब दूं? जी दीजिए। फरिया साहिबा जी, ये जो एनआरओ कह रहे हैं कि एनआरओ के केसेस अगर किसी ने जानबूझ के गलत बनाए हों और वही सैफुर रहमान आके एतराफ कर चुका हो कि मैंने झूठे केसेस बनाए थे, किसी प्रेशर में बनाए थे, और बाद में लंदन में भी जब मीसा के जमहूरियत साइन हुआ तो ये चीज का एतराफ हो चुका था कि ये केसेस पॉलिटिकल बेसिस पे बनाए गए। तो अगर किसी के ऊपर एक केसेस बनाया जाए, क्या उस शख्स को मार दें? अगर एक झूठे केसेस बने तो उस बुनियाद पे आप किसी को करप्ट कह सकते हो या किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हो? भाई आज अदलिया आजाद है, आप जाएं आजाद अदलिया में दोबारा मेहरबानी करके, क्या जरूरत है आपको एनआरओ लेने की? अगर आपसे बात भी नहीं करता, आप जो एक काउंसलर नहीं बन सकता। भाई मैं एक पार्टी को एक जमहूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी ऐसी जमात को नहीं जिसकी सदारत एक वसीयत के ऊपर जो है ना ट्रांसफर हुई हो, वो जमहूरी उस जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, एक जमहूरी जमात का रिप्रेजेंटेटिव हूं। फरिया साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और टांगा पार्टी के चाहिए कि आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हुए हैं, एक तरफ आप बड़ी मुल्क की पार्टी बुला के बैठी है, एक तरफ टांगा पार्टी को बुला के बैठी है, जिनको एक काउंसलर नहीं जीत सकते। बड़ी मुल्क की पार्टी जिस तरह से बड़ी पूरी कौम आप लोगों की असलियत जान चुकी है, जाली वोटों, जाली नहीं, और जिस तरीके से आप लोग डिक्टेटर से कॉम्प्रोमाइज करके इक़्तिदार पे कब्जा करते हो, अपने आप को बड़ी जमात कहते हो, तुम लोगों को इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि डमी पार्लियामेंट में बैठे हो जाली वोट लेके, जाली डिग्रियां लेके और कहते हो कि हम जमहूरी लोग हैं, बड़ी जमात है। वो जमहूरी जमातें जो होती है वो अपने उनके अंदर जमहूरियत होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता, मैं फरिया साहब आपसे बात कर रहा हूं। और फरिया साहिबा, देखिए मेरी बात सुने पेशेंटली। जो झूठे केसेस बनाए गए और वो सारे केसेस जो कि कोर्ट्स ने बाइज्जत बरी किया और 12 साल तक प्रूव नहीं कर सके, जिनमें अदलिया भी इनकी थी, कोर्ट्स भी इनके थे, पूरे शवाहिद इनके थे, पूरे सरकार का पैसा लगाया गया, कोई चीज प्रूव नहीं हुई, तो इसका मतलब अब ये एनआरओ का जो ढोल पीटना ये बंद कर। फरिया बात ये है कि ये क्लेम करते हैं कि इनकी लीडर ने शहीद हुई इस आजाद अदलिया के लिए, तो उस आजाद अदलिया के सामने दोबारा एनआरओ केसेस क्यों नहीं खोलते ये लोग? उनको क्यों नहीं पेश करते दोबारा? क्या मसला है इन लोगों को? अगर ये इतने सही तो दोबारा करें ना ट्रायल उनका। आइन और कानून से बढ़कर हो, आइन में किसी चीज की इम्यूनिटी दी हुई, आप बोल दो केसेस खोलो। आइन पढ़ा हुआ है, मैं वही बोलो, नॉन इलेक्टेड लोगों को। भाई मैं जिन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस में पढ़ा ना, रहमान मलिक की बात हो रही है। बिल्कुल, आप लोग दूसरी तरफ गुफ्तगू कर मेरे भाई, आप मेरी बात सुनिए, आप पहले काउंसलर बन के आओ, फिर आके टीवी टॉक शो आके बैठो यार। काउंसलर बन नहीं सकते। और भाई जिस तरीके से आप एक प्रॉपर्टी डीलर से आज जो इतने बड़े वजीर बने हुए ना, उसकी हकीकत भी पूरा कराची जानता है। उमर चीमा साहब, तो भाई आप बता दो हकीकत, अभी कौन आ रहा हूं, बता दो मेरी हकीकत जो भी है ना, बता दो आगे। आप लोग फरिया साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं यार, बात सुनिए जी। मुझसे बात करने का वक्त खत्म हो गया शजीब मेमन साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त, बहुत मेहरबानी आने की। लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मुबारकबाद सबको इन अवार्ड्स मिलने पर, मगर जो सवालात उठाए जा रहे थे वो हमने आज आपके सामने लाकर रख दिए। फेसबुक पर भी हमारा ब्लॉग ओपन है, सदारती अवार्ड्स पर आवाम की क्या राय है। नदीम अब्बास साहब कहते हैं लोगों को चुन चुन कर अवार्ड्स दिए गए। फैसल परवाज साहब कहते हैं मौजूदा हुकूमत से हमने पहले भी कोई तवक्का नहीं की, अब भी कोई नहीं है। शुएब साहब कहते हैं हुकूमत ने आज तक अवाम को दिया ही क्या है, अब शायद सिर्फ अवार्ड ही दे सकते हैं। चौधरी वक़ास साहब ने कहा कि शायद अवार्ड्स अपने लोगों को दिए गए हैं, मगर इसके बारे में तहकीक होनी चाहिए। नजर नवाज साहब कहते हैं कि उनका अपनी राय है। उस्मान आफरीदी, जमान शाह, शहजाद नियाज़ी, मुख्तलिफ किस्म के हमें उन्होंने कमेंट्स दिए। आप भी कमेंट दे सकते हैं और न्यूज़ बीट विद फरिया रीच, जो कि हमारा फेसबुक पेज है। उसके अलावा आप हमें लिख सकते हैं और न्यूज़बीट@समाअत.tv। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।